नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मन्नू स्पेशल एजुकेटर चैनल पर। आज के इस बेहद खास गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज हम विशेष और समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम के मॉडल यानी कि मॉडल्स ऑफ करिकुलम इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में गहराई से जानेंगे। हाँ, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वीडियो केवीएस, एनवीएस, स्पेशल एजुकेशन टियर 2 की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एकदम सही। और अगर आप शिक्षा के इस अनूठे क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए एक तरह से सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है ना कि बच्चा एक गीली मिट्टी के समान होता है और शिक्षक के हाथ में जो पाठ्यक्रम है वो एक औजार है। हाँ, जिससे उस मिट्टी को किसी भी खूबसूरत रूप में ढाला जा सकता है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो मिट्टी थोड़ी अलग हो, मतलब अगर उसे ढालने के लिए हमारे वो सामान्य औजार काम ही ना आए। यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज हमने जिन स्रोतों और शोध पत्रों को खंगाला है वे केवल सैद्धांतिक बातें नहीं करते, वे सीधे जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। और वो हकीकत ये है कि जब किसी बच्चे की जरूरतें मुख्य धारा की शिक्षा से बिल्कुल अलग होती हैं, तो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को कैसे खुद को बदलना पड़ता है। जी, एक ही फॉर्मूला सब पर लागू नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। तो आज का हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि आखिर उन बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए जो सामान्य स्कूलों के दरवाजे तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। और ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक शिक्षक की भूमिका कितनी बदल जाती है, कितनी विस्तृत हो जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, और इस चर्चा में मेरे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ जो इन नीतियों के पीछे के विज्ञान और असली चुनौतियों को डिकोड करेंगी। धन्यवाद। ये विषय वास्तव में बहुत ही संवेदनशील है। हाँ, तो इसी चुनौती से निपटने के लिए हमारे स्रोतों में सबसे पहले घर आधारित मॉडल यानी होम बेस्ड मॉडल का जिक्र किया गया है। होम बेस्ड मॉडल। अब इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में भारत के ग्रामीण इलाकों की एक तस्वीर बनी। जैसे मान लीजिए राजस्थान के किसी दूर दराज के रेतीले गांव में या हिमालय के किसी दुर्गम पहाड़ी पर कोई मानसिक या गंभीर शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चा रहता है। हाँ, ये बहुत ही आम स्थिति है भारत में। और उसके आसपास 10-20 किलोमीटर तक शायद कोई और ऐसा बच्चा ना हो। ऐसे में उस एक बच्चे के लिए पूरा स्कूल खोलना तो किसी भी सरकार के लिए मतलब व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। देखिए, जब स्कूल बच्चे तक नहीं पहुंच सकता या बच्चा स्कूल तक नहीं आ सकता, तो शिक्षा को ही एक तरह से एक सूटकेस में पैक करके बच्चे के घर तक ले जाना पड़ता है। शिक्षा को सूटकेस में पैक करके, क्या बात है जी। गृह आधारित मॉडल का जन्म ही इस मजबूरी और विशेष जरूरत से हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि शिक्षा, थेरेपी और अन्य सेवाएं सीधे बच्चे के घर की चौखट पर दी जाएं। उन बच्चों के लिए जो अति गंभीर शारीरिक अक्षमता के कारण रोजाना यात्रा नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उनके लिए एकमात्र जीवन रेखा है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया सिर्फ इतनी सी है कि एक ट्यूटर घर आया, उसने 1 घंटा बच्चे को पढ़ाया और वो चला गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई साधारण होम ट्यूशन नहीं है। क्योंकि मुझे स्रोतों में 2 भारी भरकम शब्द मिले थे, डायरेक्ट सेवा मॉडल और बालक प्रशिक्षण मॉडल। इन दोनों का वास्तविक अर्थ क्या है? यही इस मॉडल की सबसे बड़ी गहराई है। डायरेक्ट सेवा मॉडल का मतलब है कि विशेषज्ञ खुद घर आता है और सीधे तौर पर बच्चे के साथ काम करता है। मतलब वो उसे विशेष थेरेपी देता है या पढ़ना सिखाता है? जी, लेकिन जो दूसरा शब्द आपने कहा, बालक प्रशिक्षण मॉडल, ये इससे एक कदम आगे की सोच है। वो कैसे? इसमें विशेषज्ञ का मुख्य लक्ष्य केवल बच्चे को पढ़ाना नहीं होता, बल्कि बच्चे के माता पिता या परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित करना होता है। अच्छा, मतलब परिवार को ही ट्रेन कर दिया जाता है। बिल्कुल। विशेषज्ञ परिवार को यह सिखाता है कि बच्चे को नहलाते समय, खाना खिलाते समय या खेलते समय उन दैनिक गतिविधियों को ही सीखने का अवसर कैसे बनाया जाए। ये तो सुनने में बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है। मतलब पूरा परिवार एक टीम बन गया और बच्चे का विकास हो रहा है। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन जरा दूसरे नजरिए से सोचिए, क्या ये उन माता पिता पर एक बहुत बड़ा और अनुचित बोझ नहीं डाल देता जो शायद पहले से ही आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव से संघर्ष कर रहे हो? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है जो अक्सर इस मॉडल के आलोचक उठाते हैं। क्योंकि हर माता पिता तो रातों रात एक विशेष शिक्षक नहीं बन सकता ना। बिल्कुल सही कहा आपने। माता पिता पहले से ही थके हुए हो सकते हैं और उन पर ये अतिरिक्त जिम्मेदारी डालना भारी पड़ सकता है। तो इसका समाधान क्या है? इसीलिए इस मॉडल में एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। टीम पहले बच्चे का मूल्यांकन करती है, फिर माता पिता की क्षमता के अनुसार बहुत ही छोटे और व्यावहारिक लक्ष्य तय करती है। छोटे लक्ष्य, ताकि उन पर दबाव ना पड़े। जी,
और सबसे जरूरी बात, लगातार फॉलो अप किया जाता है ताकि माता पिता को अकेलापन महसूस ना हो। समझ गया। लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो मुझे इस मॉडल में खटकी, वो है बच्चे का सामाजिक विकास। आप पीयर लर्निंग की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर बच्चा चौबीसों घंटे सिर्फ अपने माता पिता और भाई बहनों के बीच ही घर की चार दीवारी में रह रहा है, तो वो बाहर की दुनिया का सामना कैसे करेगा? ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इस मॉडल का। उसे समाज में घुलने मिलने या अपनी उम्र के बच्चों से बातचीत करने का मौका तो मिल ही नहीं रहा। इस पर कोई बहस नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। बच्चे अपने सहपाठियों को देखकर, उनके साथ लड़कर, चीजें साझा करके जो सीखते हैं, वो इस मॉडल में पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वो भी एक चुनौती है। हर एक बच्चे के घर तक विशेषज्ञों की पूरी टीम भेजना, उनका यात्रा खर्च और इसे सालों तक बनाए रखना बहुत ही महंगा और संसाधनों की भारी खपत करने वाला काम है। तो शायद इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए स्रोतों में अगले मॉडल का जिक्र किया गया है, जिसे केंद्र आधारित मॉडल यानी सेंटर बेस मॉडल कहा जाता है। बिल्कुल। और यहाँ मुझे एक ऐसा तथ्य मिला जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कौन सा तथ्य? भारत में मंदबुद्धि बच्चों के लिए करीब 1100 विशेष विद्यालय काम कर रहे हैं। ये संख्या छोटी नहीं है। ये संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संस्थागत स्तर पर कितने व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, तो ये सेंटर बेस मॉडल काम कैसे करता है? इसका विचार बहुत ही व्यावहारिक है। संसाधनों को अलग अलग घरों में भेजने के बजाय उन्हें एक जगह इकट्ठा कर देना। मतलब एक हब बना देना। जी, जब आप एक विशेष विद्यालय या केंद्र बनाते हैं, तो आप वहाँ एक ऐसा सुरक्षित और सुसज्जित वातावरण तैयार करते हैं जो पूरी तरह से उन बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब अगर किसी बच्चे को अपनी बोलने की क्षमता के लिए स्पीच थेरेपी चाहिए, शारीरिक जकड़न के लिए फिजियोथेरेपी चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी चाहिए, तो माता-पिता को उसे अलग-अलग अस्पतालों या क्लिनिकों में लेके भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो है जो पिछले मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, सामाजिकता। हाँ, यहाँ समूह शिक्षण होता है। जब 8-10 विशेष जरूरत वाले बच्चे एक कक्षा में एक साथ बैठते हैं, तो वो एक दूसरे से टिफिन साझा करना सीखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करना सीखते हैं और समाज में कैसे व्यवहार करना है ये सीखते हैं। जो सामाजिकता घर पर छीन गई थी, वो यहाँ वापस मिल जाती है। सही कहा। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, तो स्रोतों में केंद्र आधारित मॉडल की भी कुछ स्पष्ट कमियां बताई गई हैं। जी, कमियां तो हर मॉडल में होती है। मान लीजिए एक बच्चा रोजाना एक विशेष विद्यालय में जा रहा है जहां सिर्फ उसकी तरह के विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं, तो क्या वो मुख्य धारा के समाज से पूरी तरह कट नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती है जिसे शिक्षा शास्त्र में सेग्रीगेशन या अलगाव कहा जाता है। हाँ, क्योंकि जब वो 18 साल का होकर वास्तविक दुनिया में कदम रखेगा, तो वो सामान्य लोगों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाएगा? यही समस्या है। ये विशेष केंद्र एक सुरक्षित बुलबुले की तरह बन जाते हैं, और जब बच्चा उस बुलबुले से बाहर निकलता है, तो दुनिया उसे उतनी सुरक्षित और समझदार नहीं मिलती। ये तो बहुत डरावना हो सकता है उस बच्चे के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है ड्रॉप आउट की। ड्रॉप आउट? वो क्यों? अगर कोई गरीब परिवार 20 किलोमीटर दूर रहता है, तो रोजाना बच्चे को वहां लाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो अति गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, वे तो इस मॉडल का लाभ उठा ही नहीं पाते। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे ये दोनों मॉडल, होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड, वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। बिल्कुल। घर आधारित मॉडल उन अति गंभीर बच्चों तक पहुंचता है जो केंद्र तक नहीं आ सकते और व्यक्तिगत ध्यान देता है। वहीं केंद्र आधारित मॉडल उन बच्चों को एक समाज और सर्व सुविधा युक्त वातावरण देता है जो घर से बाहर निकल सकते हैं। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। अब चाहे शिक्षा घर पर दी जा रही हो या किसी केंद्र में, एक सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये उठता है कि इन बच्चों को आखिर पढ़ाया क्या जाए, और उनका पाठ्यक्रम तय कौन करता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। कुल यहीं पर आकर ना बात बहुत ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि स्रोतों के अनुसार ये किसी एक व्यक्ति या केवल शिक्षक का काम नहीं है। जी, इसमें कई लोग शामिल होते हैं। जब अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ आते हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माण के 3 अलग अलग अनुशासनात्मक दृष्टिकोण सामने आते हैं। चलिए सबसे पहले अंतःविषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल को समझते हैं। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि एक ही संस्थान या स्कूल के भीतर जो अलग अलग शिक्षक हैं, वे आपस में अपनी जानकारी, अनुभव और शोध साझा कर रहे हैं।
मतलब कोई बाहरी विशेषज्ञ नहीं है इसमें। नहीं, मान लीजिए एक शिक्षक ने रिसर्च के जरिए ये खोजा कि रंगीन ब्लॉक्स के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चों को गणित आसानी से सिखाया जा सकता है। अच्छा, तो वो उस तरीके को अपने साथी शिक्षकों के साथ साझा करता है। बिल्कुल। इससे बिना किसी बाहरी विशेषज्ञ के संस्थान के अंदर का समग्र शैक्षिक माहौल बेहतर हो जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक ही विभाग के लोग आपस में मीटिंग करके अपने काम को बेहतर बना रहे हों। सही कहा। लेकिन असली जटिलता तो तब आती है जब अलग अलग क्षेत्रों के पेशेवर एक साथ आते हैं। हमारे स्रोतों में दूसरे दृष्टिकोण को बहुविषयक या मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल कहा गया है। जी, मल्टीडिसिप्लिनरी। इसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बड़े मिशन के लिए विशेषज्ञों की कोई फौज तैयार की जा रही हो। इसे बहुत ही आसानी से समझने के लिए हम एक रिले रेस का उदाहरण ले सकते हैं। रिले रेस? वो कैसे? देखिए, बहुविषयक मॉडल में एक विशेष शिक्षक होता है, एक वाणी चिकित्सक होता है, एक भौतिक चिकित्सक होता है और शायद एक मनोवैज्ञानिक भी होता है। और ये सब मिलकर काम करते हैं? ये सभी एक ही बच्चे का आकलन करते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने अपने पेशेवर नजरिए से। मतलब वाणी चिकित्सक सिर्फ ये देखेगा कि बच्चा बोल क्यों नहीं पा रहा है, भौतिक चिकित्सक सिर्फ उसकी मांसपेशियों की कमजोरी पर ध्यान देगा, और विशेष शिक्षक ही सोचेगा कि इसे अक्षर कैसे रटाए जाएं। ठीक यही बात है। तो वे एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने अलग लक्ष्य तय करते हैं और बच्चे के साथ अलग अलग समय पर काम करते हैं। वे एक ही टीम में तो हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका पूरी तरह से बटा हुआ है। जैसे रिले रेस में होता है। बिल्कुल, जहां एक धावक दौड़कर आता है और दूसरे को बैटन पकड़ा देता है, फिर दूसरा अपना काम करता है। इसका फायदा ये है कि बच्चे को हर क्षेत्र की बेहतरीन विशेषज्ञता मिलती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या भी तो हो सकती है। कैसी समस्या? अगर हर कोई सिर्फ अपना अपना काम कर रहा है तो बच्चा तो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। स्पीच थेरेपिस्ट कुछ और निर्देश दे रहा है और विशेष शिक्षक का तरीका कुछ और है। हाँ, इनमें तालमेल की भारी कमी नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये बहुविषयक मॉडल की सबसे बड़ी समस्या है, साइलोज में काम करना। साइलोज मतलब अलग थलग काम करना। जी, और इसी समस्या को जड़ से सुलझाने के लिए स्रोतों में तीसरे और सबसे उन्नत स्तर का जिक्र किया गया है, जिसे पार अनुशासनिक या ट्रांस डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण कहते हैं। हाँ, ट्रांस डिसिप्लिनरी। ये शब्द सुनने में ही काफी भारी और अकादमिक लगता है। ये हमारी उस रिले रेस से कैसे अलग है? अगर बहुविषयक मॉडल एक रिले रेस है, तो पार अनुशासनिक मॉडल एक बास्केटबॉल टीम की तरह है। बास्केटबॉल टीम? ये एनालॉजी दिलचस्प है। देखिए, बास्केटबॉल के मैदान में खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर खड़े रहकर इंतजार नहीं करते। वो कोर्ट में एक साथ दौड़ते हैं, रणनीति बनाते हैं, एक दूसरे को पास देते हैं और सबसे जरूरी बात, वो एक दूसरे की भूमिकाओं को समझते हैं। मतलब एक क्षेत्र का विशेषज्ञ दूसरे क्षेत्र के ज्ञान को अपने काम में शामिल करता है। बिल्कुल। क्या बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीच थेरेपिस्ट विशेष शिक्षक को ये बता सकता है कि जब आप इसे गणित पढ़ा रहे हो तो किन विशेष शब्दों का उच्चारण बार बार करवाएं, बिल्कुल, ताकि मेरी थेरेपी का भी अभ्यास होता रहे। बिल्कुल। वे अपनी सीमाएं लांघकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये तो बहुत ही प्रभावी तरीका है। लेकिन इस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात कुछ और ही है। इस पार अनुशासनिक टीम में एक बहुत ही खास सदस्य जुड़ जाता है, जिसे पुरानी टीमें अक्सर नजरअंदाज कर देती थी। वो सदस्य कौन है? वो सदस्य हैं बच्चे के माता पिता। ये तो बहुत ही तार्किक और आवश्यक कदम है। आखिरकार 24 घंटे जो बच्चा उनके साथ रह रहा है, उसे उसके माता पिता से बेहतर कौन जान सकता है? यही इस मॉडल की आत्मा है। यहाँ कोई भी विशेषज्ञ खुद को सर्वज्ञ नहीं मानता। सभी पेशेवर और अभिभावक एक ही मेज पर बैठते हैं और मिलकर फैसले लेते हैं। जी, वे नवीनतम शोधों पर चर्चा करते हैं, घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करते हैं और मिलकर एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाते हैं जो सिर्फ कागज पर न हो बल्कि बच्चे के वास्तविक जीवन में काम आए। तो फिर यह ज्ञान का एक सच्चा महासंगम है जहां अभिभावक टीम के कप्तान की तरह होते हैं। सही कहा आपने। यह सुनना बहुत ही प्रेरणादायक है कि कैसे पूरी व्यवस्था एक बच्चे के इर्द गिर्द बुनी जाती है और इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर उतारने का काम करता है एक विशेष शिक्षक। जी, विशेष शिक्षक की भूमिका सबसे अहम होती है। इस बिंदु पर मुझे स्रोतों में दिया गया वो गीली मिट्टी का रूपक फिर से याद आ रहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का औजार है और बच्चा एक गीली मिट्टी के समान है जिसे शिक्षक किसी भी प्रकार से ढाल सकता है। और ये रूपक विशेष शिक्षा के संदर्भ में इसलिए इतना महत्वपूर्ण है
क्योंकि जब हम सामान्य शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पाठ्यक्रम कारखाने के एक सांचे की तरह होता है। जहां सभी बच्चों को उसी एक सांचे में फिट होना होता है ताकि वे समाज के लिए तैयार हो सकें। बिल्कुल। लेकिन विशेष शिक्षा में बच्चे की मिट्टी के अनुसार सांचा या औजार बदलना पड़ता है। हर बच्चे का पाठ्यक्रम कस्टम मेड होना चाहिए। कस्टम मेड यानी विशेष रूप से सिर्फ उसी की कमियों और ताकतों को देखकर तैयार किया हुआ। एकदम सही। और यही कारण है कि एक विशेष शिक्षक का काम सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लिखना या किताबें पढ़कर सुनाना नहीं रह जाता। उनका काम बहुत व्यापक है। हाँ, स्रोतों में एक विशेष शिक्षक की 7 प्रमुख भूमिकाओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इन्हें डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये सामान्य शिक्षक से कैसे अलग हैं। चलिए। पहली भूमिका तो जाहिर है शिक्षक के रूप में। पर देखिए, एक सामान्य शिक्षक गणित, विज्ञान या इतिहास पढ़ाता है, लेकिन एक विशेष शिक्षक के लिए पढ़ाना बहुत अलग है। वो कैसे? वो उस बच्चे को खुद से ब्रश करना, जूते के फीते बांधना या गुस्से के समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने के कौशल देता है। मैं समझ सकता हूं कि ये कितना धैर्य का काम है। दूसरी भूमिका है आंकनकर्ता या एसेसर की। इसका क्या मतलब है? क्या ये परीक्षा लेने या टेस्ट पेपर चेक करने जैसा है? नहीं, ये परीक्षा से बहुत पहले की प्रक्रिया है। जब कोई बच्चा पहली बार शिक्षक के पास आता है तो शिक्षक को ये पता लगाना होता है कि बच्चा अभी विकास के किस स्तर पर है। उसकी कमियां क्या हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी उसकी ताकत क्या है। जी, इस प्रारंभिक बेसलाइन को वैज्ञानिक तरीके से मापना ही आकलनकर्ता का काम है। और इसी बेसलाइन से जुड़ती है तीसरी भूमिका, निदानकर्ता यानी डायग्नोस्टिशियन। जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो किसी डॉक्टर का काम है। एक शिक्षक डायग्नोसिस कैसे कर सकता है? यहाँ डायग्नोसिस का मतलब किसी शारीरिक बीमारी का दवा देना नहीं है, बल्कि सीखने में आ रही मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक बाधाओं का मूल कारण खोजना है। मूल कारण खोजना जैसे? अगर एक बच्चा बार बार बी को डी लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? क्या उसकी आंखों में समस्या है या उसके दिमाग में अक्षरों की छवि ठीक से नहीं बन रही? विजुअल प्रोसेसिंग की दिक्कत हो सकती है। जी, इस क्यों का पता लगाना और उसके आधार पर एक सटीक शैक्षिक योजना बनाना ही निदानकर्ता की भूमिका है। ये एक बहुत ही विश्लेषणात्मक काम है। इसके बाद चौथी भूमिका आती है पर्यवेक्षक की, यानी सुपरवाइजर की। अब शिक्षक एक ही समय में पढ़ा भी रहा है और सुपरवाइज भी कर रहा है। ये कैसे संभव है? जैसा कि हमने पार अनुशासनिक मॉडल में देखा था कि शिक्षक अकेला काम नहीं कर रहा है, उसके साथ अन्य विशेषज्ञ हैं, सहायक कर्मचारी हैं। हाँ, पूरी टीम है। ऐसे में विशेष शिक्षक एक सूत्रधार की भूमिका निभाता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि स्पीच थेरेपी या फिजियोथेरेपी के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उनका पालन कक्षा में हो रहा है या नहीं। वो पूरी टीम के काम की निगरानी करता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पांचवी भूमिका मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील लगी, परामर्शदाता या काउंसलर के रूप में। ये बहुत जरूरी भूमिका है, क्योंकि विशेष जरूरत वाले बच्चों के माता-पिता अक्सर बहुत ही गहरे मानसिक तनाव, समाज के तानों या अपराध बोध से गुजर रहे होते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कई बार माता-पिता ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चे को कोई स्थायी समस्या है। तो ऐसे में शिक्षक क्या करता है? ऐसे में शिक्षक एक काउंसलर के रूप में उनके साथ बैठता है। वो उन्हें झूठी उम्मीदें नहीं देता, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करने का हौसला देता है। वो उन्हें समाज का सामना करना सिखाता है। बिल्कुल। और बच्चे की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने में उनकी मदद करता है, ताकि वे मानसिक रूप से टूट ना जाएं। ये किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा और नेक काम है। छठी भूमिका है प्रवक्ता की। एक शिक्षक को प्रवक्ता बनने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? क्योंकि हमारा समाज अक्सर इन बच्चों की जरूरतों को अनदेखा कर देता है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए इलाके में एक नया कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, जहां व्हीलचेयर जाने के लिए रैंप नहीं बनाया गया है। ऐसे में विशेष शिक्षक सिर्फ अपनी कक्षा तक सीमित नहीं रहता। वो बाहर जाता है, सरकारी अधिकारियों से मिलता है और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ वकालत करता है। जी, वो इन बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। वो समाज को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने वाला एक प्रवक्ता बन जाता है। क्या बात है! मतलब वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार रक्षक भी है। और आखिरी 7वीं भूमिका है शोधकर्ता की। विशेष शिक्षा का क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है। रोज नई तकनीकें, नए ऐप्स और नई मनोवैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही हैं। हाँ, बदलाव तो तेजी से हो रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा बोल नहीं सकता,
तो आज ऐसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी उपकरण हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। अगर एक शिक्षक खुद को अपडेट नहीं रखेगा, नई रिसर्च नहीं पढ़ेगा, तो वो पुरानी विधियों से ही पढ़ाता रह जाएगा। एकदम सही। इसलिए उसे जीवन भर एक खोजी वृत्ति वाला शोधकर्ता बने रहना पड़ता है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? इतने सारे मॉडल, इतने सारे दृष्टिकोण और एक शिक्षक की इतनी सारी जटिल भूमिकाएं। जो लोग आज इस जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं, विशेषकर वे जो केवीएस या एनवीएस जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं को भेदने का लक्ष्य रखते हैं, वे इस पूरी चर्चा को कैसे समझें? अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें, तो इसका सीधा सा सार ये है कि विशेष शिक्षा कोई मशीन नहीं है जहां एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला लगा दिया और काम हो गया। हाँ, सबका सांचा अलग है। यह एक निरंतर चलने वाली बहुत ही मानवीय और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चाहे वो दूर दराज के इलाकों में घर घर जाकर शिक्षा देना हो या बड़े केंद्रों में बहुविषयक टीम के साथ काम करना हो, इसका मूल उद्देश्य उस अंतिम बच्चे तक पहुंचना है जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। और परीक्षाओं में भी तो यही परखा जाता है। बिल्कुल, यही परखा जाता है कि क्या आप केवल सिद्धांत रटकर आए हैं या एक शिक्षक के रूप में इन बहुआयामी जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। एक सच्चे समावेशी समाज का निर्माण इसी गहरी संवेदनशीलता और सूक्ष्म योजना से होता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और व्यापक निष्कर्ष है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह बदलाव का एक बहुत बड़ा मिशन है। इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले आज के इन सभी शोधों और मॉडल से निकला एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जिस पर गहराई से चिंतन करना बहुत जरूरी है। विशेष शिक्षा में हम ये मानकर चलते हैं कि हर बच्चे की जरूरत अलग है और इसलिए हम कई विशेषज्ञों की मदद से उसके लिए एक कस्टम मेड विशेष पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। हाँ, ये तो हमने समझा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी सामान्य शिक्षा प्रणाली को भी इसी दिशा में नहीं सोचना चाहिए? आपका मतलब है मुख्यधारा के स्कूलों में? जी। क्या सामान्य कहे जाने वाले स्कूलों में बैठा हर बच्चा अपने आप में विशेष नहीं है, जिसकी अपनी अलग कमियां और अलग ताकतें हैं? ये तो है, हर बच्चा अलग होता है। तो फिर हम उन सभी को एक ही सांचे वाले पाठ्यक्रम में क्यों बांध कर रखते हैं? क्या समय नहीं आ गया है कि शिक्षा हर बच्चे के अनुसार ढाली जाए, न कि बच्चे को शिक्षा के अनुसार ढाला जाए? ये एक बेहद शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। अगर हर बच्चा एक अलग तरह की गीली मिट्टी है, तो फिर उन्हें ढालने वाला सांचा एक कैसे हो सकता है? बिल्कुल। क्या हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को ही व्यक्तिगत और समावेशी बनाने का समय आ गया है? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आज के विश्लेषण ने इस पूरे विषय को देखने का एक नया नजरिया प्रदान किया होगा और तैयारी करने वालों के लिए ये सफर मददगार साबित होगा। मन्नू स्पेशल एजुकेटर चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।